तो कहानी की शुरुआत हमारे हीरो के बचपन से होती है, जहाँ पर किम हान की मॉम को मरे हुए कुछ दिन ही हुए होते हैं कि तभी उसके पापा घर में अपनी दूसरी बीवी और अपने बच्चे को लेकर आ जाते हैं और पूरी फैमिली के साथ ऐलान कर देते हैं कि आज के बाद ये लोग इसी घर में रहेंगे उन लोगों के साथ। तो किम हान और उसकी बहन तवान को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसके पापा को ना ही उन लोगों की परवाह होती है और ना ही उनकी मॉम को, क्योंकि जब उसकी मॉम जिंदा थी तब उसके पापा ने उसकी मॉम को कभी भी वो इज्जत और प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी। और उनके मरने के कुछ घंटे बाद ही वो दूसरी बीवी को घर लेकर आ गए, जिस वजह से बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पर तवान अपने पापा की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करती है, जिस वजह से तेज को अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को मारने लगता है। तो यहाँ पर किम हान अपनी बहन को बचाता है। तो यहाँ पर तेज अपने बच्चों को प्यार से समझाने के बजाय उनके साथ मार पीट करता है और उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। तो तवान ये सब देखकर खूब रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तो किम हान भी अपनी बहन के पीछे चला जाता है। तो किम हान की नानी को अपने दामाद पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी बीवी को मरे हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए और ऊपर से बच्चों के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो, वो अभी बच्चे हैं, उन्हें क्या समझ है। तो यहाँ पर तेज अपनी सासू माँ पर ही भड़कने लगता है और उन पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उन्होंने ही बच्चों के कान में उसके खिलाफ जहर घोला है, जिस वजह से बच्चे उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। तो किम हान की नानी कहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बच्चों के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ जहर भरने की, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं और वही बोलते हैं। दूसरी तक तवान रोते रोते बीच रोड पर पहुंच जाती है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी किम हान आकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। लेकिन तभी एक ट्रक वाला एक कार को ठोक देता है, जिस वजह से उस कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड के पापा की होती है और हमारी दोनों फीमेल लीड उसी कार के अंदर होती है। तो किम हान यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर उन दोनों बहन की जान बचाता है और जब वो उसके पापा की जान बचाने ही वाला होता है कि तभी वो कार पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी फीमेल लीड अपने पापा को खो देती है। उसने पहले ही अपनी मॉम को खो दिया होता है और अब उसके पापा भी नहीं रहे होते। इधर हमारा सेकेंड मेल लीड पृथ्वी भी ये सब देख रहा होता है। अगर उसने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज फीमेल लीड के पापा भी जिंदा होते, पर तभी पृथ्वी बहुत ही छोटा था और वो हमेशा डरा सहमा रहता था, जिस वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आई कि वो जाकर उन लोगों की हेल्प कर सके। आगे 20 साल का लीप आ जाता है तो हमारी फीमेल लीड दाव बड़ी हो जाती है और उसके ऊपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके जो चाचा होते हैं वो एक नंबर के जुआरी होते हैं। उनसे कोई काम धाम तो हुआ नहीं जाता, बल्कि वो दाव के पैसे चोरी करके जुआ खेलते हैं और बेचारी दाव को हमेशा इन सब की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। और दाव की छोटी बहन फा जो कि अभी पढ़ाई कर रही होती है, पर वो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करती है और दाव ने अपनी फा को और वो हमेशा अपनी बहन को सब काम में सपोर्ट करती है और फा ने बस अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी होती है, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई होती है और जिम्मेदारी की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाने के पीछे ध्यान देना पड़ा होता है। पर वो इन सब की वजह से कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती, बल्कि खुश रहने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पापा ने उसे सिखाया था कि दुख के बाद हमेशा सुख आता है। और बेचारी दाव उसी सुख का इंतजार करते करते अपनी लाइफ जी रही होती है। आगे दाव का एक कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है कि तभी एक बच्चे का रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला होता है वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि किम हान की होती है। तो यहाँ पर दाव और किम हान की पहली मुलाकात होती है और उनकी पहली मुलाकात ही झगड़े से स्टार्ट होती है। यहाँ पर दाव किम हान पर भड़कती है कि वो इस तरह तेज गाड़ी क्यों चला रहा था, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो किम हान कहता है, मैं अच्छे से ही गाड़ी चला रहा था, ये बच्चा बीच में आ गया। और यहाँ पर किम हान खुद को राइट प्रूफ करके वहाँ से जाने लगता है। तो दाव कहती है, तुमने अभी तक बच्चे को सॉरी नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी वजह से इसका एक्सीडेंट होने वाला था। तो किम हान यहाँ पर दाव को गलत समझ लेता और उसे लगता है कि ये दोनों मिलकर उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किम हान कहता है, मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ पर पैसे ऐंठने के लिए ये सारे धंधे चला रहे हो ना, एक मिनट रुको। और यहाँ पर किम हान उन लोगों की कीमत लगाने लगता है। तो वो बच्चा पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर किम हान दाव को भी बोलता है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो दाव कहती है, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती, पर ये बात तुम्हें नहीं समझ आएगी और वैसे भी मैं तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिलना चाहती, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। और दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो किम हान ये सब देखकर देखता ही रह जाता है। आगे दाव अपने इंटरव्यू पर बहुत ही लेट पहुँचती है। तो यहाँ पर सिरी उसे इंटरव्यू देने से मना करती है क्योंकि इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया होता है। तो यहाँ पर दाव सिरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका इंटरव्यू ले ले और उसे एक मौका दे, पर सिरी अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकती कि तभी उधर से किम हान की एंट्री होती है और वो जब दाव को देखता है तो वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे ना इस जन्म में ना अगले जन्म में मिलना चाहती हो, पर हमारी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी, मैंने
सोचा नहीं था। और यहाँ पर किम हान सरी को कहता है कि मैं इसका इंटरव्यू खुद लेना चाहता हूँ, इसे मेरे ऑफिस भेजो। आगे किम हान दाओ का इंटरव्यू लेता है और यहाँ पर दाओ से बहुत ही टफ सवाल पूछता है। तो दाओ समझ जाती है कि यहाँ पर किम हान उससे सुबह का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दाओ डायरेक्टली कह भी देती है कि तुम मुझसे सुबह का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो ना। तो किम हान कहता है मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर सकूँ, क्योंकि तुम होटल में काम करने वाली हो और होटल में पेशेंस बहुत ही जरूरी है। तो दाओ यहाँ पर पूरे पेशेंस के साथ सारे सवालों का जवाब देती है और किम हान से कहती है मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो किम हान कहता है हाँ तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, बस तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू खत्म। तो दाओ कहती है वो क्या है। तो किम हान कहता है क्या पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो दाओ समझ जाती है कि ये सुबह की बातों को लेकर ही उसे टॉन्ट मार रहा है। तो यहाँ पर दाओ कहती है पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो किम हान कहता है ऐसा क्या है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, सब कुछ तो पैसों से खरीदा जा सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाती और तुम्हारी फैमिली को इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं होती और तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहती। तो दाओ कहती है पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे हो लेकिन आपके पास खुशियाँ नहीं है। और दाओ यहाँ पर किम हान को ऐसी बातें बोलती है जिससे किम हान का पूरी तरह से मुंह बंद हो जाता है और दाओ वहाँ से चली जाती है। आगे दाओ इंटरव्यू देकर बाहर तो निकल जाती है पर उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है कि उसने किम हान के साथ ऐसी बातें क्यों की। अगर उसने ऐसी बातें नहीं की होती तो शायद उसे आज ये जॉब मिल जाती। और बेचारी इसी बात को सोच कर पछता रही होती है कि तभी उधर से फा आती है और अपनी बहन से पूछती है कि दीदी क्या आपको जॉब मिल गई। तो उसे बताती है कि नहीं उसे जॉब नहीं मिली। तो फा यहाँ पर अपनी बहन को सपोर्ट करती है और कहती है दीदी हमारे घर में पैसों की बहुत ही तंगी चल रही है, मुझे लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए। तो यहाँ पर दाओ फा को काम करने से मना करती है और कहती है बहुत जल्द तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुम काम करना, उससे पहले काम करने के बारे में सोचना भी मत और पैसों की तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगी। तो फा कहती है ठीक है दीदी चलो घर चलते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आगे वो लोग जैसे ही घर जाते हैं तो वहाँ पर उसके चाचा फिर से दाओ के पैसे चुरा रहे होते हैं जुए खेलने के लिए। तो यहाँ पर वो दोनों बहनें अपने चाचा को रोकती है पर उसके चाचा उसकी एक बात भी नहीं सुनते और पैसे चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो बेचारी दाओ पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसने वो पैसे फा के ट्यूशन फी के लिए रखे होते हैं। तो फा कहती है ये अंकल हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हम पैसे जमा करके रखते हैं और ये हमेशा हमारे पैसे चोरी करके भाग जाते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये हमारे चाचा हैं भी या नहीं। अगर ये सच में हमारे चाचा होते तो हमारा ख्याल रखते, ना कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी करते। तो दाओ कहती है फा प्लीज जाने दो, चलो खाना खाते, तुम्हें भूक लगी है ना। आगे दाओ खाना खाने लगती है तो वो अपनी बहन को भी कहती है खाना खाने के लिए, पर दाओ खाना खाने से मना कर देती है और वो बहाना बनाने लगती है क्योंकि दाओ को पैसों की टेंशन हो रही होती है और उसके पास जॉब भी नहीं होता जिससे वो पैसे कमा सके। इधर किम हान लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ा रहा होता है और लड़कियां ये समझती है कि किम हान उससे प्यार करता है इसलिए उसके साथ है, पर किम हान किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता बल्कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और खुद को पूरा करने के लिए और खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए बस उनके साथ टाइम पास करता है। पर उनकी कीमत उन लोगों को वो दे भी देता है, पर लड़कियां उसे अपना प्यार समझ लेती है। आगे तेज ऑफिस से घर आता है तो यहाँ पर शशि उसे पैम्पर करती है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। तो यहाँ पर तेज शशि के सूप की बहुत ही तारीफ करता है कि तभी उधर से तवान आती है और वो कहती है इनके हाथों में तो जादू होगा ही, क्योंकि इसी जादू से तो उन्होंने आपको पटाया है और इस घर की मालकिन बनकर मेरी मॉम की जगह ली है। तो तेज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो तवान को डांटने लगता है और वो कहता है ये तुम्हारी मॉम है, इससे तमीज से बात करो। तो तवान कहती है ये मेरी मॉम नहीं है बल्कि आपकी दूसरी बीवी है जो घर में आते ही हमारी खुशियों को खा गई। तो तेज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन शशि उसे शांत रहने को कहती है। तो यहाँ पर तेज तवान को कहता है तुमने अपने गर्दन पर क्या बनाया है, तुमने टैटू बनाया है क्या अच्छे घराने की लड़कियां इस तरह की हरकतें करती है। तो तवान कहती है वो क्या है ना, अच्छे घराने की लड़कियों के पास उसके डैड होते हैं पर मेरे पास मेरे डैड होकर भी नहीं है, जिस वजह से मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटी में बहस हो जाती है और तवान रोते हुए बाहर चली जाती है और भगवान से पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसके पापा उससे प्यार नहीं करते बल्कि उसे गैरों की तरह ट्रीट करते हैं। आगे किम हान घर आता है तो घर आते ही उसकी लड़ाई उसके पापा से हो जाती है क्योंकि उसके पापा को लगता है कि किम हान एक नालायक है जो बस उनके पैसों को बर्बाद कर रहा है लड़कियों के साथ अय्यासियां करके। और यहाँ पर किम हान के पापा अपने पैसों का धोस जमाते हैं तो किम हान भी पीछे नहीं हटता और वो कहता कि आज आप जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं वो सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है, अगर मेरी माँ ने आपका साथ नहीं दिया होता तो आज आप इस मुकाम पर खड़े नहीं होते।
लेकिन आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया, आपने उनके साथ धोखा किया और दूसरी औरत को उनकी जगह पर इस घर में लेकर आ गए। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में फिर से लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर तेज अपने बेटे से प्यार से बात करने के बजाय उल्टा उससे डांट फटकार कर बात करता है, क्योंकि तेज ने कभी भी अपने बेटे और बेटियों पर प्यार लुटाया ही नहीं होता और ना ही कभी उनसे प्यार से बात की होती है, जिस वजह से वो लोग आज इस तरह के बन गए होते हैं। आगे की मान अपने रूम के बाथरूम में जाता है और वहाँ जाकर नल चलाकर खूब रोता है और सोचता है कि आखिरकार उसके पापा उसे इस तरह ट्रीट क्यों करते हैं, उस पर प्यार क्यों नहीं लुटाते। अगले दिन दाव फिर से जॉब ढूंढने के लिए जाती है और हर जगह इंटरव्यू देती है, पर वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं होती। दूसरी तरफ की महान दाव को इस तरह जॉब ढूंढते हुए देख लेता है, तो यहाँ पर वो उसकी हेल्प करता है और उसे अपने होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाता है। आगे दाव की महान के होटल में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो यहाँ पर सिरी दाव का बहुत ही कड़ा टेस्ट लेती है और दाव को कहती है तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम्हें इस जॉब को पाने के लिए 3 टेस्ट देने होंगे। अगर तुम इन तीनों टेस्ट में पास हो गई तो तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर दाव उनके सारे टेस्ट में खड़ी उतरती है और सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से देती है, जिस वजह से सिरी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। और इधर की महान भी दाव की इंटरव्यू देख रहा होता है और वो भी दाव के ऐसे परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि दाव सच में बहुत ही टैलेंटेड होती है और उसकी यही बात की महान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेल दाव यहाँ पर 2 टेस्ट में पास तो हो जाती है, पर अभी भी एक टेस्ट होता है जिसमें उसे पास होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसमें वो पास नहीं होगी तो उसे ये जॉब नहीं मिलेगी और ये टेस्ट कोई और नहीं बल्कि कि महान लेने वाला होता है। अगले दिन दाव की महान के पास तो वो टेस्ट देने के लिए जाती है, तो कि महान भी यहाँ पर दाव से बहुत ही टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है और उसे बहुत ही मुश्किल वाला टास्क देता है, लेकिन दाव बहुत ही प्यार और आराम से उस टास्क को भी कंप्लीट कर लेती है और दाव को ये जॉब मिल जाती है। तो दाव जॉब को पाकर बहुत ही खुश होती है और वो एक्साइटमेंट के मारे जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी चप्पल टूट जाती है। तो की महान जब दाव की ऐसी हालत देखता है तो वो सीरी से कहलवा कर दाव को कुछ पैसे देता है ताकि वो अच्छे और प्रॉपर तरीके से होटल पर काम कर सके। तो दाव अपना एडवांस चेक पाकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इन पैसों से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे इधर दाव होटल से बाहर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक प्यारी सी बिल्ली मिल जाती है, तो वो उस पर प्यार लुटाने लगती है कि तभी उधर से की महान भी आ जाता है और वो दाव को जब ऐसे करते हुए देखता है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है, क्योंकि उसकी मॉम भी इसी तरह बिल्ली से प्यार क्या करती थी जैसे अभी दाव कर रही होती है। कि तभी उधर से की महान दाव के पास आता है और कहता है तुम्हें भी बिल्लियां बहुत ही पसंद है, मेरी मॉम को भी बिल्लियां बहुत ही पसंद थी, वो हमेशा उन्हें प्यार से अपने पास बुला लिया करती थी, तो वो हमेशा आ जाती थी, लेकिन जब मैं ट्राई करता था तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आती थी। तो दाव कहती है बिल्लियों को बस प्यार और अटेंशन की जरूरत होती है, अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला बंदा उससे प्यार कर रहा है तो वो उनसे प्यार करती है। तो यहाँ पर की महान भी बिल्ली को छूने की कोशिश करता है, पर उसके छूते ही बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। तो की महान कहती है देखो मैंने भी इसे प्यार से छुआ लेकिन ये भाग गई। तो दाव कहती है आपने उसे प्यार से नहीं छुआ इसलिए वो भाग गई, क्योंकि आपको अभी तक प्यार करना आया ही नहीं है, आप बस प्यार करने का दिखावा करते हैं। और ये बात वो बिल्ली समझ गई इसलिए वो भाग गई, इसलिए पहले प्यार करना सीखिए उसके बाद ही वो आपके पास वापस आई, इसलिए पहले प्यार करना सीखिए तभी वो आपके पास आएगी। और दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दाव घर जाती है और अपनी बहन को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है। ये बात जानकर तो फाके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जब ये बात उसके चाचा को पता चलती है तो यहाँ पर उसके चाचा अपना ही फायदा निकालने में रहते हैं ताकि वो दाव से फिर पैसे उधार लेकर उससे जुआ खेल सके। पर यहाँ पर वह अपने चाचा की एक भी चलने नहीं देती बल्कि उनका खटिया खड़ा कर देती है। तो यहाँ पर उसके चाचा भी फा के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह से परेशान रहते हैं, क्योंकि फा यहाँ पर अपने चाचा के अकल को ठिकाने लगाती है, क्योंकि वो दाव की तरह सीधी गाय नहीं बल्कि शेरनी है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने में माहिर है, चाहे वो उसका खुद का परिवार ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ तेज की महान को बताता है कि वो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम करने वाला है। ये बात जानकर तो कि महान को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो कहता है आप अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाजायज बेटे को देना चाहते हैं, जबकि इन सब पर मेरा हक है, क्योंकि इस होटल में मेरी मॉम ने भी अपना खून पसीना बहाया है और उन्हीं की वजह से ये होटल आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है। तो इस होटल पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, ना कि आपके नाजायज बेटे का। और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती है और यहाँ पर तेज कहता है मेरा छोटा बेटा तुमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि उसमें समझदारी है, उसमें बिजनेस करने का हुनर है, लेकिन तुम में क्या है, तुम तो बस लड़कियों के साथ अय्यासियां करते हो और उनके पीछे पैसे लुटाते हो, काम पर तो तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो मैं तुम जैसे नालायक पर अपने इतने बड़े बिजनेस का भार क्यों सौंपूं, जबकि मुझे पता है कि तुम इसे एक दिन डुबा दोगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने जायदाद का आधा हिस्सा पृथ्वी के नाम कर दूंगा और कंपनी का भी। तो ईमान ये सारी बातें सुनकर गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी मॉम की फोटो को देखकर अपनी मॉम को याद करता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तेज अपनी वाइफ को छोड़कर जा
जा रहा होता है अपनी मिस्ट्रेस शशि के पास और वो किम हान की मॉम को तलाक देने वाला भी होता है। पर किम हान की मॉम ये नहीं चाहती, इसलिए वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसके 2 बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर वो दोनों अलग हो गए। पर तेज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पर तो वो किम हान के वजूद पर सवाल उठाने लगे क्योंकि उसे लगता है कि किम हान उसका बेटा नहीं है। तो किम हान की नानी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने तुम दोनों की शादी के लिए हामी इसलिए भरी थी क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर वो तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे आदमी से कभी भी नहीं करती। और तुम्हें अपने ही बच्चे के वजूद पर शक हो रहा है, अगर तुम्हें किम हान पर शक है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो ना, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा बेटा है या नहीं। तो तेज जब ये सारी बातें सुनता है उसका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर किम हान की मॉम के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। उन लोगों को छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस के पास चला जाता है और उनके छोड़ जाने के बाद ही किम हान की मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उनकी मौत हो जाती है। तो किम हान जब ये सारी बातें याद करता है तो उसे अपने बाप पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बाप उसे अपना बेटा नहीं समझता बल्कि अपने नाजायज बेटे पृथ्वी को अपना बेटा समझता है, इसलिए तो वो उसे अपना आधा जायदाद देने वाला है। आगे किम हान अपना मूड ठीक करने के लिए अपनी मासूकाओं के पास जाता है ताकि वहाँ जाकर उसे अच्छा महसूस हो सके, लेकिन उसका मूड इतना खराब होता है कि वो उन लोगों को भी अपने करीब आने नहीं देता और वहाँ से उठ पुट कर चला जाता है। अगले दिन किम हान अपनी बहन तवान को लंच पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर अपनी बहन को पैम्पर करता है। तो तवान कहती है भाई आज क्या बात है, आज आप मुझे लंच पर लेकर आए हो और मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तो किम हान कहता है अगर मैं तुम्हें पैम्पर नहीं करूंगा और प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। तो तवान कहती है भाई मेरे पास भी आपके अलावा कोई भी नहीं है, आप हमेशा मेरा कितना ख्याल रखते हैं, अगर हमारे डैड भी हमारा इतना ही ख्याल रखते तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। हमारे डैड को तो हमारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, वो हमारे बर्थडे पर तो हमें केक भी नहीं खिलाते, उन्हें तो बस अपनी दूसरी वाइफ और उनके बेटे से मतलब है। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो किम हान कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो पृथ्वी की एंट्री होती है जो यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर वापस आया हुआ होता है। तो उसके पेरेंट्स उसे घर में देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उस पर बहुत ही प्यार लुटाते हैं। तो यहाँ पर तेज अपने बेटे को कहता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो अब बिजनेस में तुम मेरा हाथ बटाओगे, मैं अकेले सब कुछ मैनेज करके थक गया हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना होगा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो पृथ्वी जब ये बात सुनता है तो वो कहता है पापा ये करना ठीक नहीं होगा। तो तेज कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो, ये कंपनी मेरी है तो मैं डिसाइड करूंगा क्या इसके लिए ठीक है और क्या नहीं। कि तभी उधर से तवान और किम हान की भी एंट्री हो जाती है और यहाँ पर दोनों भाई बहन मिलकर उन दोनों माँ बेटे पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं पापा जो दे रहे हैं ले लो, क्योंकि तुम लोगों को तो हमारा हक खाने की आदत हो गई है, जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का हक खाया और वैसे ही तुम मेरा हक खा रहे हो। तो तेज को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो किम हान को डांटता है, पर किम हान पर अपने पापा के डांट का कोई असर नहीं होता और वो यहाँ पर इन दोनों माँ बेटे को भयंकर खरी खोटी सुनाता है। तो बेचारा पृथ्वी किम हान को पलटकर जवाब नहीं दे क्योंकि वो बहुत ही वेल मैनर्ड और काम नेचर का होता है, इसलिए वो उन लोगों की सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे पृथ्वी अपनी मॉम को कहता है मॉम प्लीज मुझे इन सारे झमेले में मत फंसाइए, आपको पता ही है कि किम हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरा बिजनेस में आना, तो इससे अच्छा ही होगा कि मैं बिजनेस के मामलों से दूर रहूं। वैसे ही वो दोनों बचपन से ही हमसे नफरत करते आ रहे हैं, अगर मैं कंपनी में चला गया तो वहाँ पर भी बहुत सारा मामला क्रिएट हो जाएगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। कि तभी उधर से तेज की एंट्री होती है और वो कहता है तुम उन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा भी इन सब पर पूरा हक है और मैं तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ उसमें तुम्हारी भलाई है और इन सब में तुम्हारी भलाई है, इसलिए तुम्हें कंपनी में मेरे साथ आकर काम करना होगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो यहाँ पर शशि भी तेज को कहती है कि पृथ्वी सही कह रहा है, वैसे भी घर का माहौल ठीक नहीं है, अगर आपने ऐसी अनाउंसमेंट कर दी तो वो लोग और हमें गलत समझेंगे और हमारा परिवार टूट जाएगा। पर यहाँ पर तेज शशि की भी बात नहीं सुनता और अपना फैसला सुनाकर चला जाता है। तो बेचारे पृथ्वी को अपने पापा की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ किम हान की नानी को जब इस बारे में पता चलता है तो यहाँ पर किम हान की नानी किम हान को उकसाती है और कहती है कि वो होटल सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ का भी है, तुम्हारी माँ ने भी उस होटल को ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम लोग इस तरह अपनी माँ की मेहनत बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम लोगों को कुछ करना होगा और किम हान तुम्हें उस होटल पर कब्जा करना होगा क्योंकि वो होटल तुम्हारी माँ का है, समझे। तो किम हान कहता है नानी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन लोगों को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। आगे बेचारा पृथ्वी ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उधर से आती है। तो पृथ्वी यहाँ पर फिर से अपनी मॉम को कहता है कि मॉम प्लीज मुझे इन सारे झमेलों से दूर रहिए, प्लीज आप पापा से बात करिए ना कि वो मुझे बिजनेस के मामले में ना घसीटे, आपको पता है ना
कि किमहान हमसे कितनी नफरत करता है, वो हमें कितना बुरा भला कहता है। बचपन से आज तक उसकी सोच नहीं बदली है, अभी तक उसे लगता है कि हमने बस उनसे छीना ही है। तो यहाँ पर पता नहीं उन लोगों की सोच कब बदलेगी और वो हमें कब शांति से जीने देंगे। तो पृथ्वी की माँ कहती है, बेटा मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हें अपने पापा का पता है ना, जब वो कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो वो उसे करके ही रहते हैं। और रही तवान और किमहान की बात, तो वो लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हें भी पता है कि उन लोगों के साथ जो हुआ है, जिस वजह से वो लोग ऐसे बन गए हैं, इसलिए उन्हें समझने की कोशिश करो। तो पृथ्वी कहता है, मॉम हमेशा हम ही उन्हें समझने की कोशिश क्यों करे, क्या वो लोग हमें समझने की कोशिश नहीं कर सकते? कब तक वो इतनी छोटी सी बात को दिल से लगाकर बैठेंगे? तो पृथ्वी की मॉम कहती है, बेटा सब्र रखो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, बल्कि उन्हें माफ करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ दाव के चाचा दाव के पैसे चोरी करके फिर से जुआ खेलकर आ जाते हैं, जिस वजह से वो अपने चाचा को खूब डांटती है और उन्हें खूब मारती भी है। तो उसके चाचा कहते हैं, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो बस इतने से पैसों के लिए, क्या भूल गई कि बचपन में अगर मैं नहीं होता तुम लोगों के साथ तो पता नहीं तुम लोग सड़क पर कहाँ भटक रही होती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम दोनों के पीछे बर्बाद कर दी, अगर मैं सेल्फिश बन जाता तो आज मैं कहीं अच्छे जगह पर जॉब कर रहा होता और मेरी अभी तक तो शादी भी हो गई होती, लेकिन मैंने तुम दोनों की वजह से कभी भी शादी नहीं की ताकि तुम लोगों की लाइफ बर्बाद ना हो जाए, और तुम लोग उल्टा मुझे ये सारी बातें सुना रही हो बस थोड़े से पैसों के लिए। तो बेचारी दाऊ चाचा की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके चाचा ने उन लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी होती है, जिस वजह से फा शांत हो जाती है। आगे फा दाऊ को कहती है, हमारे चाचा दिन ब दिन हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं और हम चुपचाप उनकी सारी बातें सुनते रहते हैं, पता नहीं ये कब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करेंगे। तो मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं चाचा को घर से ही बाहर निकाल दूं। तो दाऊ कहती है, चाचा के बारे में ऐसा मत कहो, अगर चाचा हमारे साथ नहीं होंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, एक चाचा ही है जो हमारे साथ हैं और हमारे सहारे भी, चाहे वो कैसे भी हो, पर हमारे घर के बड़े हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझी। और अगले दिन दाऊ का काम पर पहला दिन होता है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होती है कि तभी होटल में हमारे दोनों हीरो की एंट्री होती है, जहाँ पर किमहान पृथ्वी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आता और सबके सामने उसकी इंसल्ट भी करता है। तो बेचारा पृथ्वी चुपचाप किमहान की सारी बातें सुन लेता है, पर वो पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे नहीं होते कि वो अपने बड़े भाई को पलटकर जवाब दे। आगे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर तेज सबके सामने ये अनाउंस करता है कि उसका बेटा पृथ्वी इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये बात जानकर तो किमहान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पर किमहान अपने पापा के हुक्म की फरमानी करते हुए कहता है, अगर ये इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं भी तो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एक कंपनी में दो वाइस प्रेसिडेंट हो, ऐसा हो तो नहीं सकता, इसलिए क्यों ना हम यहाँ पर एक कंपटीशन करते हैं ताकि सबको पता चल सके कि हम दोनों में से कौन इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लायक है। और यहाँ पर किमहान सबके सामने ये कहता है कि इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट वही बनेगा जो इस कंपनी में अपने आप को साबित करेगा। तो सारे बोर्ड मेंबर इस बात से एग्री करते हैं, पर तेज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर किमहान उसे और पृथ्वी को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, जिस वजह से तेज गुस्से से वहाँ से चला जाता है और पृथ्वी को कहता है, ये किमहान जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि वो तुम्हें इस कंपनी में सबसे नीचा दिखा सके और सबके सामने ये साबित कर सके कि तुम इस कंपनी के लायक ही नहीं हो। तो यहाँ पर पृथ्वी कहता है, पापा आप गुस्सा मत कीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे खुद प्रिपेयर होकर आना चाहिए ताकि मैं किमहान की बातों का अच्छे से जवाब दे सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो तेज कहता है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो किमहान जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए तुम्हें सारे बोर्ड मेंबर्स के भरोसे को जीतना होगा और सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक हो। आगे तेज श्री को कहता है कि वो पृथ्वी को जाकर पूरा होटल दिखाए। तो श्री यहाँ पर पृथ्वी को पूरा होटल दिखाती है और इसी बीच पृथ्वी की नजर दाव पर पड़ती है। तो यहाँ पर पृथ्वी दाव से बात करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी दाव को कहता है, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है ना? तो दाव कहती है, सर ये बात आपको कैसे पता? तो पृथ्वी कहता है, सुबह में जब तुम सलाम कर रही थी तो तुम बाकियों से बहुत ही अलग लग रही थी। तो यहाँ पर दाव कहती, मुझे माफ कर दीजिए सर, आज मेरा काम का पहला दिन है, इसलिए मुझे यहाँ की सारी चीजों के बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मैं आगे चल के सब कुछ सीख लूंगी। तो पृथ्वी कहता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और वैसे भी मेरा भी आज होटल में पहला दिन है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर। तो दाव कहती है, अगर ऐसी बात है तो आपको किमहान सर से कांटेक्ट करना चाहिए, वो आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी दाव को बताता है कि मेरे और मेरे भाई की बिल्कुल भी नहीं बनती, वैसे तुम मेरे भाई के साथ काम करती हो ना, उसके साथ काम करके कैसा लगता है? तो यहाँ पर दाव इस बारे में कुछ बात कर ही रही होती है कि तभी उधर से किमहान आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे से इस तरह बात करते हुए देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो दाव को अपने ऑफिस लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे खूब डांट लगाता है। इस बात
बात पर कि दाव पृथ्वी के सामने उसकी चुगली कर रही थी। तो दाव यहाँ पर किम हान को बताती है कि वो चुगली नहीं कर रही थी, पर किम हान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और यहाँ पर उसे वार्निंग देता है। तो दाव कहती है ठीक है सर, आइंदा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। तो किम हान कहता है ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, और एक बात और, तुम उस आदमी के करीब बिल्कुल भी नहीं जाओगी और ना ही उससे बात करोगी। तो दाव कहती है लेकिन ऐसा क्यों सर, वो हमारे होटल में रहते हैं तो मैं उनसे बात क्यों नहीं करूंगी। तो किम हान कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ या वो, क्या तुम अपने बॉस के हुक्म की नाफरमानी करोगी। तो बेचारी दाव चुप हो जाती है। आगे सिरी भी दाव को इस बात पर खूब डांटती है और कहती है आज तुम्हारे काम का पहला दिन था और तुमने अपने काम के पहले दिन ही इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया। आगे से अगर तुमने कोई और गलती की तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस होटल से बाहर निकाल दूंगी, ये तुम्हारी पहली वार्निंग है। तो दाव कहती है मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। इधर पृथ्वी भी ये सारी बातें सुन लेता है तो उसे दाव के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे पृथ्वी अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा को कहता पापा मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मैं इस कंपनी में काम करने वाला हूँ तो मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, क्या मैं अपनी पसंद की सेक्रेटरी रख सकता हूँ। तो उसके पापा उसे परमिशन दे देते हैं और पृथ्वी ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे दाव का काम खत्म हो जाता है और वो घर वापस जा रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया। ये बात जानकर तो दाव के होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि तभी उस रास्ते से पृथ्वी भी जा रहा होता है और वो दाव को जब ऐसे देखता है तो वो उसकी हेल्प करता है और फा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ पर दाव बहुत ही परेशान रहती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो खुद को शांत कैसे करे। तो यहाँ पृथ्वी दाव को शांत करता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दाव पृथ्वी से अपनी एक पास्ट की बातें शेयर करती है और उसे बताती है कि बचपन में हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तभी एक लड़के ने हम दोनों बहनों की जान बचाई थी। अगर वो लड़का सही टाइम पर आकर हमारी जान नहीं बचाता तो हम दोनों बहनें कभी भी जिंदा नहीं बचती। मैं उस लड़के को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसे थैंक यू कह सकूं, लेकिन आज तक मुझे वो लड़का नहीं मिला। तो पृथ्वी कहता है तुमने उस लड़के को बचपन में देखा था लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया होगा, क्या तुम अब उसे पहचान पाओगी। तो दाव कहती है मुझे नहीं पता कि मैं उसे पहचान पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर वो मुझे कहीं भी मिलेगा तो मैं उसका शुक्रिया अदा जरूर करूंगी। तो पृथ्वी कहता है तुम्हें पता है बचपन में मेरे सामने भी एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर एक लड़के ने 2 लड़की की जान बचाई थी और मैं ये सब दूर से देख रहा था। अगर मैं सही टाइम पर उन लोगों की हेल्प करता तो उन लोगों के साथ वो नहीं होता जो उनके साथ हुआ था, लेकिन मैं इतना कायर था कि डर के मारे मैं उनके करीब ही नहीं गया और इस बात का गिल्ट मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। तो दाव कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तभी बच्चे थे, इसलिए खुद को गिल्ट महसूस कराना बंद करो। आपको इन दोनों की स्टोरी सुनकर तो पता चल ही गया होगा कि ये चारों बचपन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो आगे चलकर एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि फा अब बिल्कुल ठीक है और खतरे की कोई बात नहीं है। तो दाव ये सुनकर राहत महसूस करती है। आगे फा को होश आता है तो वो अपने सामने पृथ्वी को देखकर उसे हैंडसम यमराज समझ लेती है और नींद में ही बातें करने लगती है, जिसे सुनकर तो पृथ्वी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। कि तभी उधर से दाव आती है तो फा जैसे दाव को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। ये बात सुनकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं। तो वो अपनी बहन से पूछती है कि ये इंसान कौन है। तो दाव उसे बताती है कि वो जिस होटल में काम करती है ये उस होटल के बॉस है। आगे पृथ्वी वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी मॉम को सारी बातें बताता है। तो उसकी मॉम कहती है होटल के स्टाफ भी हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए उनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ अपनी बहन को कहती है आपका बॉस तो बहुत ही हैंडसम है और वो आपको जिस तरह देख रहा था इससे साफ साफ पता चलता है कि वो आपको पसंद करता है। बताओ आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो दाव कहती है तुम क्या बातें कर रही हो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो मेरा बॉस है, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो और चुपचाप आराम करो, समझी। अगले दिन की मान ऑफिस आता है और उसे जब पता चलता है कि दाव ने आधे दिन की छुट्टी ली है, ये बात जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि दाव का एक्सीडेंट हो गया, ये बात जानकर तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहाँ जाकर दाव से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर किमान दाव की फिक्र करने लगता है। तो दाव से यहाँ बताती है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। ये बात सुनकर उसे राहत महसूस होती है। कि तभी किम हान की नजर पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका पारा वैसे ही हाई हो जाता है और इसका सारा गुस्सा दाव पर निकलता है और वो कहता है तुमने आधे दिन की छुट्टी ली थी ना, आधा दिन पूरा होने वाला है, इसलिए जल्दी से ऑफिस पहुंचो। और किम हान यहाँ पर दाव को अपना फरमान सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो पृथ्वी दाव को कहता है मैं
तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ फाव को ले जाने में। तो दाव कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और दाव फाव को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे दाव सारा काम निपटा कर ऑफिस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर किम हान भी आ जाता है, क्योंकि किम हान भी हॉस्पिटल में दाव के निकलने का ही इंतजार कर रहा होता है। तो यहाँ पर किम हान दाव को कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, पर दाव जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो किम हान दाव को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक लगाता है और कहता है आधे घंटे में तुम्हारे आधे दिन की छुट्टी खत्म हो जाएगी, और अगर तुम टाइम पर होटल नहीं पहुंची तो तुम्हें पता है कि सिरी तुम्हारे साथ क्या करेगी, क्योंकि सिरी टाइम की बहुत ही पंचुअल है। और अगर तुमने एक और गलती की तो याद रखना कि वो तुम्हें होटल से बाहर निकाल देगी, इसलिए अब सोचना तुम्हें है कि तुम क्या करने वाली हो। तो बेचारी दाव ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और किम हान यहाँ पर दाव को अपने साथ होटल लेकर चला जाता है और वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि किम हान को दाव को टीज करना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे वो लोग होटल जैसे ही पहुँचते हैं तो होटल में ऑलरेडी एक बवाल मचा हुआ होता है। एक वीआईपी कस्टमर का इयररिंग चोरी हो गया होता है और इसका सारा इल्जाम वहाँ के स्टाफ पर लग रहा होता है। जब किम हान को इस बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में जांच पड़ताल करने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर दाव किम हान को कहती है मुझे नहीं लगता कि उस स्टाफ ने उस इयररिंग को चोरी की है। तो किम हान कहता है सच में तुम्हें नहीं लगता? तो दाव कहती है मैं सच कह रही हूँ, उसने चोरी नहीं की है। तो वो दोनों जाकर उस रूम में इयररिंग ढूंढते हैं और यहाँ पर दाव की मेहनत रंग लाती है और उसे वो इयररिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर वो दोनों मिलकर उस इयररिंग को निकालने लगते हैं, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच बहुत क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर दाव जब किम हान को गौर से देखती है तो उसे यहाँ पर उसी बचपन वाले लड़के की याद आती है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिल रही होती है। आगे वो लोग उस वीआईपी कस्टमर को उनकी इयररिंग दे देते हैं और इस मामले को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। आगे पृथ्वी दाव को ऑफिस बुलाता है और दाव को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। तो दाव ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो पृथ्वी को कहती है कि मुझे इस काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी सेक्रेटरी बनूं। तो यहाँ पर पृथ्वी कहता है क्योंकि तुम मुझे काफी काबिल लगती हो और रही एक्सपीरियंस की बात तो तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आकर काम करो। तो दाव इसके बारे में कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर किम हान की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर किम हान पृथ्वी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है दूसरों की चीजें छीनना तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही सिखाया होगा ना, इसलिए तो तुम मेरे स्टाफ को भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। दाव तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बनेगी, वो मेरे साथ ही काम करेगी, समझे? और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। तो पृथ्वी कहता है तो फिर ये दाव को ही फैसला करने दो ना कि वो किसके साथ काम करना चाहती है, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। और यहाँ पर सारा मामला दाव के ऊपर आ जाता है। तो बेचारी दाव को समझ में नहीं आता कि वो इस बारे में क्या जवाब दे। तो सिरी यहाँ पर दाव को कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मामला बहुत ही गंभीर है और तुम फैसला नहीं कर पा रही, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देती हूँ, इसलिए तुम सब कुछ सोच विचार कर फैसला करो कि तुम किसके साथ काम करना चाहती हो। और सिरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी दाव पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है। आगे दाव अपनी बहन का हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए जाती है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। ये बात जानकर तो दाव पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे वो लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं तो पृथ्वी भी उन लोगों के साथ घर आता है और यहाँ पर पृथ्वी उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है और उन लोगों को ये भी कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आकर मुझसे कहना, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। कि तभी उधर से किम हान भी आ जाता है और उन लोगों को एक साथ देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वो पृथ्वी का जाकर मुंह तोड़ दे। कि तभी उधर से दाव के चाचा भी आ जाते हैं और पृथ्वी वहाँ से चला जाता है। आगे सारे लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब चाचा को पता चलता है कि वो बंदा काफी अमीर है और वो दाव का बॉस भी है, तो यहाँ पर उसके चाचा कहते हैं कि तुम्हें उस बंदे को पटा लेना चाहिए, क्योंकि वो काफी अमीर भी है और गुड लुकिंग भी है, इसलिए तुम्हें इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पृथ्वी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेना चाहिए। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और तुम एक अमीर घराने की बहू बन जाओगी, जिसे कभी भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फा को अपने चाचा की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कहती है हर कोई पैसों का पुजारी नहीं होता चाचा, और वैसे भी आपकी भतीजी का एक्सीडेंट हुआ है, अपनी भतीजी पर ध्यान देने के बजाय आप अमीरों की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर फा इस टॉपिक को चेंज कर देती है। दूसरी तरफ किम हान दाव की बातें और उसकी खूबसूरती को लेकर उसकी तरफ इस तरह अट्रैक्ट होता है कि उसे धीरे धीरे दाव से प्यार होने लगा होता है, जिस वजह से वो दाव के करीब किसी को भी नहीं देख सकता और फाइनली हमारे हीरो को दाव से प्यार हो ही जाता है। अगले दिन फैसले की घड़ी आ जाती है, जहाँ पर दाव से पूछा जाता है कि वो किसके साथ काम करना चाहती है, किम हान के साथ या पृथ्वी के साथ। तो यहाँ पर दाव डायरेक्टली सबको बता देती है कि वो किम हान के साथ ही काम करना चाहती है, क्योंकि उस
उसने अपनी काबिलियत से इस इंटरव्यू को पास किया होता है और वो होटल स्टाफ बनकर ही रहना चाहती है, क्योंकि उसे ये काम करना अच्छा लगता है और दूसरों की हेल्प करना भी उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो किम हान ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है मुझे चुनने का, क्योंकि तुमने जिस नौकरी को लात मारी है उस नौकरी से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, जिससे तुम एक अच्छी लाइफ जी सकती थी। तो दाव कहती है, पैसे तो मैं कहीं से भी कमा सकती हूँ, लेकिन मैं खुशियाँ नहीं, और ये काम करके मुझे खुशी मिलती है और काम वही करना चाहिए जिस काम से आपको खुशी मिले, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो किम हान जब दाव के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो काफी इम्प्रेस होता है। आगे दाव किम हान को थैंक्स कहती है उसकी बहन के हॉस्पिटल बिल को भरने के लिए। तो किम हान कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने हॉस्पिटल बिल भरा है, मैंने तो उन्हें मना किया था बताने को। तो दाव कहती है, उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने आपके सिग्नेचर को वहाँ पर देख लिया था और मुझे पता चल गया कि आपने ही बिल पे किया है। तो किम हान जब ये सुनता है कि दाव को उसका सिग्नेचर भी याद है, ये बात सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो दाव कहती है, आपने जो भी हॉस्पिटल बिल भरा है मैं आपको पे कर दूंगी। तो किम हान कहता है, मुझे जल्दी नहीं है, जब तुम्हारे पास पैसे आए तब तुम मुझे पे कर देना। तो दाव किम हान को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे तेज अपने बेटे के लिए एक नई सेक्रेटरी रखता है और वो नई सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि यादा होती है, जो कभी किम हान का पहला प्यार हुआ करती थी। तो यहाँ पर पृथ्वी को देखकर लगता है कि वो यादा को अपनी सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसे अपने पापा की वजह से उसे अपनी सेक्रेटरी बनाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ 3 अच्छे नमूने की एंट्री होती है जो कि किचन में काम करते हैं और अपने काम को लेकर एक दूसरे से कंप्लेन कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द किसी असिस्टेंट को हायर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाएंगे। और ये तीनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर दाव पर पड़ती है। तो ये तीनों नमूने जाकर दाव के पास बैठते हैं और जाकर दाव से दोस्ती करते हैं और यहाँ पर इन लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर जब वो 3 नमूने दाव का लंच देखते हैं, उन लोगों को दाव का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही परफेक्टली पकाया गया होता है। तो यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि ये खाना किसने बनाया है। तो वो उसे बताती है कि मेरी बहन बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, उसने ही ये सारा खाना बनाया है। तो यहाँ पर वो 3 नमूने उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन तो खाना बनाने में माहिर है, अगर तुम्हारी बहन हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है तो तुम उसे कहो हमारी कंपनी में अप्लाई करे। वैसे भी हमारी कंपनी में अभी भी असिस्टेंट की जरूरत है, अगर वो इंटरव्यू में पास हो गई तो उसे जॉब मिल जाएगी। तो दाव जब ये सुनती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसकी बहन को जॉब लगने वाली होती है। तो वो सीधा जाकर फा को बताती है, तो फा बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने लगती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि उसे ये जॉब मिल जाए ताकि वो अपनी बहन की हेल्प कर सके। दूसरी तरफ यादा किम हान से मिलने के लिए बाहर जाती है। तो यहाँ पर किम हान यादा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि पहले यादा बहुत ही सिंपल और सीधी सादी हुआ करती थी, लेकिन अब वो काफी बदल गई होती है। तो यहाँ पर यादा किम हान को बताती है कि मैं तुम्हारे भाई की होने वाली सेक्रेटरी हूँ, अब तो हम दोनों का मिलना जुलना लगा ही रहेगा। तो यहाँ पर किम हान कहता है, उस कमीने को मेरा भाई मत कहो, वो मेरा भाई नहीं है। तो यादा कहती है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, उन बातों को कितने साल हो गए, अब तो उन बातों को जाने दो। पर यहाँ पर किम हान उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर यादा किम हान के सामने अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगती है और किम हान को यह एहसास दिलाने की कोशिश करने लगती है कि अभी भी वो उससे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर किम हान यादा को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब किम हान यादा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लेकिन दाव उस होटल के को फाउंडर की मूर्ति देख रही होती है, क्योंकि हमेशा वो उन्हें फूल चढ़ाती है, कि तभी वहाँ पर वही 3 नमूने आ जाते हैं और दाव को उस मूर्ति की स्टोरी बताने लगते हैं कि वो मूर्ति भूतिया है। और यहाँ पर वो तीनों नमूने दाव को उस मूर्ति के बारे में अजीबो गरीबों वाली स्टोरीज बताने लगते हैं कि ये मूर्ति हॉन्टेड है, इसलिए वो उससे दूर ही रहे। तो यहाँ पर दाव उन लोगों से पूछती है कि आखिरकार हमारे को फाउंडर की मौत कैसे हुई। तो वो तीनों नमूने दाव को बताते हैं कि उनकी मौत 1998 में हुई थी। सबका कहना है कि उन्होंने खुदकुशी की थी, क्योंकि तभी के दौरान बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और बहुत सारे लोग बैंकक्रप्ट हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो दाव जब अपने को फाउंडर के बारे में ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, कि तभी उधर से किम हान आ जाता है और उन लोगों को गॉसिप करते हुए सुन लेता है। तो यहाँ पर किम हान दाव को फिर से डांटता है। तो दाव कहती है कि मैं गॉसिप नहीं कर रही थी, मैं तो बस स्टोरीज सुन रही थी उस मूर्ति के बारे में। तो जब किम हान उस मूर्ति के बारे में सुनता है तो वो सिरी से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी पता है कि आखिरकार उसने सुसाइड क्यों की थी। तो सिरी के पास भी इस बात का ज्यादा जवाब नहीं होता, पर किम हान को इतना जरूर पता चल गया होता है कि उस मूर्ति से उसके पापा को प्रॉब्लम है, इसलिए वो अगले दिन उस मूर्ति को होटल में लाकर खड़ा कर देता है। जब उसके पापा उस मूर्ति को देखते हैं, उसे देखते ही उनके पापा का पारा गर्म हो जाता है और यहाँ पर वो किम हान पर बहुत ही भड़कने लगते हैं। तो किम हान कहता है, आप इस मूर्ति को देखकर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं, इस होटल पर तो इनका भी हक है, क्योंकि इस होटल को बनाने में तो इनका भी हाथ है। तो तेज कहता है, बकवास करना बंद करो और इस मूर्ति को यहाँ से हटाओ। तो किम हान कहता है, मैं इस मूर्ति
को नहीं हटाऊंगा, यहीं पर रहेगी। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में तेज ही जीतता है और उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाता है। आगे तेज गुस्से से घर जाता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ उसे शांत करती है। तो तेज कहता है उस मूर्ति को देखकर तुम्हें अपना पास्ट याद आ गया होगा ना। तो शशि कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा पास्ट था और तुम मेरा प्रेजेंट हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। वेल इन लोगों की बातों को सुनकर लगता है उस को फाउंडर का शशि के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर था, जिस वजह से तेज को इतना गुस्सा आ रहा था। वेल इन तीनों की क्या स्टोरी है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगी। दूसरी तरफ दाव और पृथ्वी उस मूर्ति को लेकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर पृथ्वी दाव को बता रहा होता है कि मेरे पापा इस मूर्ति को इसलिए नहीं देखना चाहते, शायद उन्हें इस मूर्ति को देखकर अपने मरे हुए दोस्त की याद आती है कि उन्होंने कैसे सुसाइड किया था, शायद इसी वजह से मेरे पापा इस मूर्ति को नहीं देखना चाहते। तो दाव जब उस मूर्ति और पृथ्वी को एक साथ देखती है तो उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, और ये बात दाव पृथ्वी को भी कहती है कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती है। तो पृथ्वी इस बात का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम मेरी तुलना इस मूर्ति से कर रही हो, वैसे मुझे बताओ ये मूर्ति ज्यादा हैंडसम है या मैं। तो दाव इस बात पर हंसने लगती है। वेल इन दोनों की बातचीत को सुनकर लगता है कि शायद ये मूर्ति वाला आदमी ही पृथ्वी का असली बाप है। वेल ये तो मेरा मानना है, रियल स्टोरी क्या है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। दूसरी तरफ किम हान भी उन दोनों को हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही जलन होती है। और यहाँ पर वो सीरी को कहता है कि वो दाव को समझा दे कि वो इस तरह अपने बॉस से हंस हंस कर बातें ना, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है करे। तो सीरी कहती है बॉस मुझे भी ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं उसे समझाऊंगी कि आज के बाद वो किसी से भी हंस हंस कर बातें ना करे, खासकर अपने सुपरवाइजर से, और खासकर आपसे भी दूर रहे। तो किम हान को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता मैंने तुम्हें दाव को पृथ्वी से दूर रहने को कहा है, ना कि मुझसे, मैं उसका बॉस हूँ तो वो मेरे करीब रह सकती है, लेकिन ये आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसके करीब तो दाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए दाव को समझा देना। और किम हान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सीरी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिरकार किम हान कहना क्या चाहता, कि दाव उसके करीब रहे या ना रहे। दूसरी तरफ तवान की नानी तवान के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि उसे किसी भी तरह अपनी मॉम की जायदाद को हासिल करना ही होगा। वो अपनी मॉम की जायदाद को अपने पापा के हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर वो उनके पापा के हाथ रहा तो उसके पापा वो पक्का पूरा जायदाद अपनी दूसरी बीबी और उसके बेटे के नाम कर देंगे, इसलिए उन लोगों को उसी घर में रह अपने हिस्से के लिए फाइट करनी होगी। और उसके बाद नानी पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है और वहाँ जाकर वो तेज और उसकी वाइफ को लेकर से बुरा भला ही कहती है और उन्हें श्राप देती है कि वो दोनों कभी भी अपनी लाइफ में खुश ना रहे, जैसे उसकी बेटी उन लोगों की वजह से तिल तिल कर मरी है, वो लोग भी इसी तरह तिल तिल कर मरे। दूसरी तरफ एक यूट्यूबर का वीडियो देख रही होती है, क्योंकि वो खाना बनाने में बहुत ही माहिर होता है और उसके टिप्स इतने अमेजिंग होते हैं कि बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है और बहुत सारे लोग उसके खाने के फैंस भी होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि वो यूट्यूब चैनल किसका है। लेकिन फा उसकी बहुत बड़ी फैन होती है और उसका एक ही मकसद होता है कि वो इस यूट्यूबर को ढूंढकर उससे मिल सके। और फा यही सारी बातें अपनी बहन को बता रही होती है कि तभी उधर से उसके चाचा आते हैं और खाना खाना चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी होती है, पर घर में खाना ही नहीं बचा होता, जिस वजह से उसके चाचा पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। तो दाव यहाँ पर अपनी कलाकारी से एक बहुत ही अच्छा डिश बनाती है और अपने चाचा को खाने को देती है। तो उसके चाचा जब उस खाने को खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर वो दाव के खाने की बहुत ही तारीफ करते हैं। तो दाव ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो इसी तरह अच्छे अच्छे खाने बना बनाकर एक दिन जरूर शेफ बन जाएगी। इधर पृथ्वी होटल की मैनेजमेंट की फाइल देख रहा होता है ताकि वो ये पता लगा सके कि होटल में कहाँ पर प्रॉब्लम है, कि तभी उधर से वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे बताती है कि मैंने सारी फाइल्स चेक कर ली और मुझे पता चला है कि हमारे फूड डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो हमारी इनकम भी बढ़ सकती है और हमें बहुत फायदा भी हो सकता है। तो पृथ्वी को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है अगर हम इस बारे में किम हान से बात करेंगे तो पक्का वो इस बात पर इशू बनाए, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझेगा और मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यादा कहती है किम हान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। किम हान भले ही गुस्सैल और जिद्दी हो, लेकिन जब होटल की बात आती है तो वो अपने गुस्से की नहीं बल्कि होटल के फायदे के बारे में सोचता है। अगर आप इस बारे में उससे बात करेंगे तो वो पक्का आपके थाउट को समझेगा और आपका सपोर्ट भी करेगा। आगे दाव कपड़े सिल रही होती है कि तभी उधर से किम हान उसे देखने के लिए उसके घर आता है और उसे दूर से ही देखता है और उसके बाद उसे कॉल करके बातें करने लगता है। तो यहाँ पर दाव पहले तो किम हान को नहीं पहचानती, लेकिन जब वो पहचान जाती है तो वो किम हान को कहती है कि सर आपने मुझे कॉल क्यों किया, क्या कोई काम था। तो किम हान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो दाव से किस बारे में बात करे, क्योंकि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है। वो बस दाव से बात करना चाहता है पर किस बारे में बात करे उसे समझ नहीं आता। तो यहाँ पर दाव
फिर से किमहान से पूछती है कि सर क्या आपको कोई काम था, अगर कोई काम नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। तो किमहान कहता है मुझे तुमसे काम है, कल सुबह जब तुम ऑफिस आओगी तो 9 बजे मेरे लिए एक कॉफी बनाकर लाना और वो कॉफी मेरे अनुसार बनना चाहिए। और यहाँ पर किमहान दाव को पूरी डिटेल बताता है कि उसे किस टाइप की कॉफी पसंद है। तो दाव वो सारी डिटेल्स नोट डाउन कर लेती है और कहती है सर कल मैं आपको आपके अनुसार वाली कॉफी स्टाफ द्वारा भिजवा दूंगी। तो किमहान इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगता है और कहता है कोई स्टाफ नहीं बल्कि तुम लेकर आओगी। और यहाँ पर किमहान दाव को हुक्म सुनाकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारी दाव पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि वो इतनी डिटेल वाली कॉफी कैसे बनाएगी। और दूसरी तरफ किमहान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि वो तो दाव के करीब जाने के बहाने ही ढूंढ रहा होता है। अगले दिन होटल को लेकर एक मीटिंग होती है जहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि फूड डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जिस डिपार्टमेंट से हमें बहुत ज्यादा पैसा आता है वहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हमें वहाँ की मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए कुछ काम करने होंगे ताकि सारे स्टाफ अच्छे से काम कर सके और हमें कुछ असिस्टेंट भी हायर करने होंगे जो हमारे साथ मिलकर अच्छे से काम कर सके। और ये सारा प्रपोजल पृथ्वी का होता है। तो किमहान को पृथ्वी का ये प्रपोजल अच्छा लगता है क्योंकि भले ही किमहान को पृथ्वी से कितनी भी प्रॉब्लम हो पर वो बिजनेस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेता। अगर उसे ये पॉइंट अच्छा लगता है तो वो इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करता बल्कि उस बात को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर किमहान पृथ्वी को कहता है जब ये चार्ज तुमने लिया है तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे क्योंकि तुम भी इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता खुद को साबित करने का। यहाँ पर इसी बात को लेकर मीटिंग चल रही होती है कि तभी उधर से दाव किमहान की कॉफी लेकर आती है। तो यहाँ पर सिरी जब दाव को देखती है तो वो दाव से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किमहान कहता है कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। ये बात जानकर तो सिरी के होश ही उड़ जाते हैं। आगे मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे लोग काम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर दाव किमहान को अपने हाथों से बनाया हुआ कॉफी देती है और कहती है मैंने बहुत ही मेहनत से ये कॉफी बनाई है, वो भी पहली बार। मुझे नहीं पता कि ये कॉफी अच्छी बनी है या नहीं लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस कॉफी को अच्छे से बनाने के लिए। तो किमहान ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है और उस कॉफी को ट्राई करता है तो उसे वो कॉफी काफी अच्छी लगती है और वो कहता है ये कॉफी उतनी भी बुरी नहीं है बल्कि पीने लायक है। ये बात सुनकर दाव को बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है थैंक यू सर, आपको मेरी बनाई हुई कॉफी अच्छी लगी। और दाव ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो किमहान कहता है दाव आज शाम को तुम क्या कर रही हो, क्या आज शाम को तुम फ्री हो? अगर आज शाम तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है इसलिए मेरे साथ बाहर चलना। तो दाव कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी यादव को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके ही थॉट्स की वजह से आज किमहान को उसका प्रपोजल अच्छा लगा होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी यादव को कहता है तुम अपने काम में बहुत ही माहिर हो और खासकर तुम मेरे भाई के स्टाइल को भी जानती हो इसलिए तो तुम्हारा आइडिया मेरे भाई पर काम कर गया और उसने मुझसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं की बल्कि उसने तो मेरा इस मामले में साथ दिया। तो यादव ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो मैं आपके फायदे के लिए ही सारे काम करूंगी। यहाँ पर पृथ्वी को क्या पता कि यादव किमहान के नेचर से पूरी तरह से वाकिफ है क्योंकि उसने किमहान को डेट किया होता है इसलिए उसे पता होता है कि किमहान का कैसा नेचर है और वो किस वक्त किस तरह रिएक्ट करता है और यादव इसी बात का फायदा उठा रही है। दूसरी तरफ सारे शेफ बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और स्टाफ बहुत ही कम। और अब जब इस बारे में मीटिंग हुई है तो वो ज्यादा स्टाफ बढ़ाने के बजाय बस एक ही स्टाफ हायर कर रहे हैं क्योंकि वो होटल का बजट नहीं बढ़ाना चाहते, जिस वजह से वो लोग परेशान रहते हैं कि तभी उधर से पृथ्वी आता है और उन लोगों की परेशानियों को सॉल्व करता है और कहता है तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोगों पर काम का प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा, मैं इस मामले को बहुत ही अच्छे से हैंडल करूंगा जिससे तुम लोग आराम से काम कर सको। दूसरी तरफ किमहान दाव को डिनर पर लेकर जाता है। तो यहाँ पर दाव कहती है सर आपको मुझसे क्या बात करनी, प्लीज मुझे बताइए। तो यहाँ पर किमहान कहता है मुझे याद नहीं कि मुझे तुमसे क्या बात करनी थी, आओ खाना खाते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तो दाव को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है अगर सर आपको कोई काम नहीं था तो मैं चलती हूँ और दाव उठ पुट कर वहाँ से जाने लगती है। तो किमहान कहता है मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। तो दाव बैठ जाती है। तो किमहान कहता है कल तुम और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत ही हंस कर बातें कर रहे थे, बताओ तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, मुझे कल के बारे में सब कुछ जानना है। तो दाव कहती है सर मुझे माफ करिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आपने ही तो मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं अपने सुपरवाइजर के बारे में गॉसिप नहीं कर सकती, तो फिर मैं आपके ऑर्डर की अवहेलना कैसे कर सकती हूँ। तो किमहान जब ये सुनता है तो वो बेचारा पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने बारे में गॉसिप करने से मना किया था, ना कि तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने से। वैसे भी तुम मेरे अंडर काम करती हो और तुम्हारा काम ही है कि तुम मुझे सारी बातों की रिपोर्ट दो। पर दाव यहाँ पर किमहान को कल की बातें नहीं बताती, उल्टा उसे ऐसे बातों में फंसाती है जिस वजह से किमहान पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। दूसरी तरफ तेज शशि को बता रहा होता है कि पृथ्वी बहुत ही काबिल है, वो आगे चलकर मेरा नाम रोशन
करेगा, इसलिए अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए एक ऐसी लाइफ पार्टनर लेकर आनी चाहिए जो उसकी लाइफ में खुशियां भर दे। तो यहाँ पर शशि तेज को कहती है कि ये दिल के मामले हैं, ये पृथ्वी को ही हैंडल करने दो, वो अपनी लाइफ में किस लड़की को लाना चाहता है और किस लड़की को नहीं, ये फैसला उस पर ही छोड़ दो, क्योंकि हमें इस मामले में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो तेज कहता है मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस उसके भले के लिए ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा पृथ्वी के महान की तरह नालायक निकले और किसी लड़की को हमारे कपार पर मर दे। वैसे भी किमहान एक नंबर का आवारा और अय्यास लड़का है जिसे बस लड़कियों के साथ अय्यासियां करना और पैसे बर्बाद करना आता है, और मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी उसकी संगत में आकर कुछ ऐसा वैसा कर दे जिससे हमारी नाक कट जाए, क्योंकि किमहान तो हमारी नाक कटा ही रहा है। और यहाँ पर तेज अपने बेटे किमहान के बारे में बुरा भला कहने लगता है कि तब इधर से किमहान आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है आपका छोटा बेटा ही लायक है, मैं तो नालायक हूँ ना। तो यहाँ पर फिर से वो अपने पापा से इसी बात को लेकर लड़ाई करने लगता है और दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ पर उसके पापा फिर से उसे खरी खोटी सुनाते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह एक नंबर का धोखेबाज और अय्यास है जिसे बस पैसों की बर्बादी और लड़कियों के साथ अय्यासी करने में मजा आता है। तो यहाँ पर किमहान भी चुप नहीं रहता और वो कहता है अगर मेरी मॉम इस टाइप की औरत थी तो मेरा बाप भी कुछ कम नहीं था, अगर मेरी माँ बदचलन थी तो मेरा बाप भी तो बदचलन ही था ना। और वैसे मुझ में ये सारे गुण तो आप ही की वजह से ही आए हैं, क्योंकि जैसा बाप होता है वैसा ही तो बेटा निकलता है। तो तेज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो किमहान को अपने घर से बाहर निकल जाने को कहता है, पर किमहान अपने बाप की सारी बकवास बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर शशि तेज को शांत करती है और कहती है वो अभी बच्चा है, प्लीज उस पर गुस्सा मत करो। तो तेज कहता है तुम्हें लगता है वो बच्चा है, वो बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है जो रोज मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है। दूसरी तरफ किमहान और तवान अपनी नानी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। तो यहाँ पर किमहान अपनी नानी को पूरी बात बताता है। तो उसकी नानी कहती है तुम्हारा बाप तो चाहता ही है कि तुम दोनों घर छोड़कर चले जाओ ताकि वो अपनी पूरी जायदाद अपनी दूसरी बीवी और अपने नाजायज बेटे को दे सके, लेकिन तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम लोग उसी घर में रहना क्योंकि उन सारी जायदाद पर तुम दोनों का ही हक है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जिस जमीन पर होटल बनाया है ना वो जमीन तुम्हारी माँ की थी, इसलिए देश की सारी प्रॉपर्टी पर बस तुम दोनों का ही हक है ना कि उस पृथ्वी का, और तुम लोग उसे हासिल करके रहोगे। तो यहाँ पर तवान अपनी नानी से पूछती है कि क्या सच में मेरे पापा मेरी मॉम को डाइवोर्स देना चाहते थे, कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तेज अपनी वाइफ सुधा को डाइवोर्स दे रहा होता है, पर सुधा इस बात से इनकार कर रही होती है क्योंकि वो तेज से प्यार करती है और वो उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे होते हैं जिसके सर से वो उनके बाप का साया नहीं छीनना चाहती। इसलिए यहाँ पर सुधा तेज को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, पर यहाँ पर तेज सुधा की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे मारने पीटने लगता है और कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर किमहान भी अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पाता। आगे सुधा मार खाने के बाद खूब ड्रिंक करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब वो अपनी लाइफ में क्या करे, क्योंकि वो तेज से बहुत ही प्यार करती है और वो तेज से अलग नहीं होना चाहती, इसलिए वो सुसाइड करने का फैसला करती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे ये सब करने से रोक लेती है और कहती है तुम ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, तुम एक इंसान की वजह से अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती हो, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो सुधा कहती है मॉम मैं नहीं जीना चाहती, मैं तेज से दूर नहीं रह सकती, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती, प्लीज मॉम मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पर उसकी मॉम समझाती है कि अगर वो इंसान तुम्हें छोड़ना चाहता है तो तुम भी उसे छोड़ दो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, इसलिए उसके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उस इंसान को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है और समझाती भी है। आगे नानी उन लोगों को कहती है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे बाप की वजह से बहुत दुख झेले हैं, लेकिन तुम लोग अपने बाप के सामने घुटने मत टेकना, तुम लोगों का जो है उसे तुम लोग हासिल करके रहना। तो तवान कहती है नानी अगर आप हमारे साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, क्योंकि एक आप ही हैं जो हमें इतना प्यार करती हैं और हमारे बारे में सोचती हैं। तो नानी कहती है मैं भी तो तुम दोनों बच्चों का मुँह देख कर ही जी रही हूँ। दूसरी तरफ अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है और सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे रही होती है कि तभी उधर से उसके चाचा आते हैं और फा को जब इस तरह शेफ की तैयारी करते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी माँ भी एक शेफ थी और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही एक शेफ बनोगी। जब तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी और तुम पर कितना प्राउड फील करेगी। फा जब ये सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस बारे में उसे किसी ने भी नहीं बताया होता है। तो यहाँ पर वो अपने चाचा से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी मॉम एक शेफ थी। और यहाँ पर वो लोग अपनी मॉम के बारे में अपने चाचा से और बातें पूछने लगती है, पर उसके चाचा उसे कुछ भी नहीं बताते, उल्टा बहाना बनाकर वहाँ से चले
चले जाते हैं तो बेचारी वो दोनों बहनें पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आगे फा दाव को कहती है हमें अपनी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, हमने बस उन्हें बचपन में ही देखा था, अब तो हमें याद भी नहीं है कि वो कैसी दिखती थी क्योंकि उनकी एक फोटो भी हमारे पास नहीं है। और जब भी हम लोग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछते थे तो वो हमेशा बातों को टाल देते थे, जैसे वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। आगे दाव और फा की मॉम की एंट्री होती है जो 20 साल बाद जेल से बाहर निकली हुई होती है क्योंकि तेज ने उसे ड्रग्स मामले में फंसाकर उसे जेल भेज दिया होता है, जिस वजह से वो 20 साल तक जेल के अंदर होती है और अपनी सजा काट रही होती है। लेकिन आज उनकी सजा पूरी हो गई होती है जिस वजह से वो जेल से बाहर निकल गई होती है। इधर दाव काम पर जा रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती है। तो दाव यहाँ पर अपनी मॉम से मिलती तो है पर वो अपनी मॉम को नहीं पहचान पाती और यहाँ पर दाव की मॉम भी दाव को नहीं पहचान पाती और ये दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह मिलते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ पा को बहुत सारे गुंडे मार रहे होते हैं क्योंकि पा ने उन लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं जुआ खेलने के लिए, पर सही टाइम पर उन लोगों के पैसे नहीं चुकाए होते हैं, जिस वजह से वो लोग अपना पैसा मांगने के लिए उसे मार रहे होते हैं। पर पा के पास पैसे नहीं होते उन लोगों को देने के लिए कि तभी वहाँ पर दाव की मॉम की एंट्री होती है और यहाँ पर वो उन गुंडों को पैसे देकर अपने देवर को छुड़ाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तो यहाँ पर पा अपनी भाभी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपनी भाभी को कहता है कि आप जेल से बाहर आ गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब आप घर चलिए। दाव और फा आपको देखकर बहुत ही खुश होंगी उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी मॉम जिंदा है। तो यहाँ पर रति कहती है मैं अभी घर नहीं जा सकती और ना ही अपनी बेटियों को बता सकती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित नहीं कर देती तब तक मैं अपनी बेटियों से नहीं मिल सकती। आगे रति अपने पुराने घर जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसके बाद रति अपने खजाने से पैसे निकालती है क्योंकि उसने जेल जाने से पहले बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे होते हैं। जब पा वो पैसे देखता है उसे देखकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उसकी तो एक ही कमजोरी रहती है, वो है पैसा। आगे रति पा को थैंक्स कहती है क्योंकि उसके जाने के बाद उसने उनकी बेटियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा होता है। लेकिन रति अभी भी घर जाने का फैसला नहीं करती क्योंकि उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है क्योंकि तेज ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी होती है। अगर तेज ने उसके साथ वो सब नहीं किया होता तो आज वो अपने पति और बेटियों के साथ अच्छी लाइफ जी रही होती, उसकी बेटी इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खा रही होती। ये सब तेज की वजह से हुआ होता है जिस वजह से उसके अंदर तेज को लेकर बदले की आग जल रही होती है। तो पा कहता है वो लोग बहुत ही पावरफुल है, तुम उन लोगों से नहीं लड़ सकती। तो रति कहती है मैं उन लोगों से लड़ नहीं सकती लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी उन लोगों को बर्बाद करने की, क्योंकि उन लोगों ने मेरी खुशियों में आग लगाई है तो मैं उन लोगों को खुश कैसे रहने दे सकती हूँ। और यहाँ पर रति पा को कुछ पैसे देती है ताकि वो उसकी बेटियों को दे सके। तो पा पैसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी भाभी से पैसे मांगने लगता है और कहता है मैंने आपकी बेटियों का ख्याल रखा है ना, अपनी बेटी समझकर क्या आप मुझे पैसे नहीं देंगी। तो उसकी भाभी ये बात सुनकर हंसने लगती है और उसे भी कुछ पैसे देती है। दूसरी तरफ तेज को एक बुरा सपना आता है कि उसका को फाउंडर अरान उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर वो पूरी तरह से डर जाता है। तो यहाँ पर शशि उसे कहता अब तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है जो तुम इस तरह के बुरे बुरे सपने देख रहे हो, हमारे बेटे तो कंपनी को संभाल रहे हैं ना, तुमने तो कहा था कि एक बार हमारा बेटा कंपनी संभालने लगेगा तो तुम सारे टेंशन से फ्री हो जाओगे। तो तेज कहता है मैं अभी टेंशन फ्री नहीं हो सकता, जब तक मैं पृथ्वी को इस कंपनी का चेयरमैन नहीं बना देता तब तक मैं शांत से नहीं बैठ सकता। तो शशि कहती है लेकिन ये तो किम हान के साथ अन्याय होगा ना, क्योंकि ओहदे के मुताबिक किम हान को इस कंपनी का चेयरमैन बनना चाहिए। तो तेज कहता है तुम क्या बात कर रही है, वो किम हान इस कंपनी को चलाएगा, वो इस कंपनी को चलाएगा नहीं बल्कि बर्बाद कर देगा, और वैसे भी किसे पता कि उसके रग में किसका गंदा खून दौड़ रहा है। तो शशि कहती है तुम अभी भी उसी बात को लेकर अटके हुए हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि किम हान तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम अपनी वाइफ पर कैसे शक कर सकते हो कि महान तुम्हारा ही बेटा है। पर तेज इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उल्टा ये कहता है कि मुझे सुधा के कैरेक्टर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उसका बहुत सारे मर्दों के साथ चक्कर था, इसलिए मैं किसी और के बेटे को अपनी कंपनी का चेयरमैन तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, मेरी कंपनी का चेयरमैन तो पृथ्वी ही बनेगा। दूसरी तरफ की महान दाव को मिलने के लिए बुलाता है और दाव को कहता है कि आज के बाद तुम मेरे अंडर काम करोगी और सारी चीजों की रिपोर्ट तुम मुझे दोगी। तो दाव यहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर सेक्रेटरी बनने नहीं आई बल्कि इस होटल के फ्रंट डेस्क पर काम करने के लिए आई हूँ। तो किम हान कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब दे रहा हूँ, तुम वही काम करोगी, लेकिन आज के बाद वहाँ की सारी रिपोर्ट तुम आकर मुझे दोगी और मुझे ही सारी चीजें बताओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने होंगे। तो बेचारी दाव को मजबूरन किम हान की ये बात माननी पड़ती है। एक्चुअली किम हान ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वो दाव के करीब रह सके। तो
तो कहानी की शुरुआत हमारे हीरो के बचपन से होती है, जहाँ पर किम हान की मॉम को मरे हुए कुछ दिन ही हुए होते हैं कि तभी उसके पापा घर में अपनी दूसरी बीवी और अपने बच्चे को लेकर आ जाते हैं और पूरी फैमिली के साथ ऐलान कर देते हैं कि आज के बाद ये लोग इसी घर में रहेंगे उन लोगों के साथ। तो किम हान और उसकी बहन तवान को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसके पापा को ना ही उन लोगों की परवाह होती है और ना ही उनकी मॉम को, क्योंकि जब उसकी मॉम जिंदा थी तब उसके पापा ने उसकी मॉम को कभी भी वो इज्जत और प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी और उनके मरने के कुछ घंटे बाद ही वो दूसरी बीवी को घर लेकर आ गए, जिस वजह से बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पर तवान अपने पापा की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करती है, जिस वजह से तेज को अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को मारने लगता है। तो यहाँ पर किम हान अपनी बहन को बचाता है। तो यहाँ पर तेज अपने बच्चों को प्यार से समझाने के बजाय उनके साथ मार पीट करता है और उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। तो तवान ये सब देखकर खूब रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तो किम हान भी अपनी बहन के पीछे चला जाता है। तो किम हान की नानी को अपने दामाद पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी बीबी को मरे हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम दूसरी बीबी को लेकर घर आ गए और ऊपर से बच्चों के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो, वो अभी बच्चे हैं, उन्हें क्या समझ है। तो यहाँ पर तेज अपनी सासू माँ पर ही भड़कने लगता है और उन पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उन्होंने ही बच्चों के कान में उसके खिलाफ जहर घोला है, जिस वजह से बच्चे उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। तो किम हान की नानी कहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बच्चों के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ जहर भरने की, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं और वही बोलते हैं। दूसरी तक तवान रोते रोते बीच रोड पर पहुंच जाती है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी किम हान आकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। लेकिन तभी एक ट्रक वाला एक कार को ठोक देता है, जिस वजह से उस कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड के पापा की होती है और हमारी दोनों फीमेल लीड उसी कार के अंदर होती है। तो किम हान यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर उन दोनों बहन की जान बचाता है और जब वो उसके पापा की जान बचाने ही वाला होता है कि तभी वो कार पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी फीमेल लीड अपने पापा को खो देती है, उसने पहले ही अपनी मॉम को खो दिया होता है और अब उसके पापा भी नहीं रहे होते। इधर हमारा सेकेंड मेल लीड पृथ्वी भी ये सब देख रहा होता है, अगर उसने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज फीमेल लीड के पापा भी जिंदा होते, पर तभी पृथ्वी बहुत ही छोटा था और वो हमेशा डरा सहमा रहता था, जिस वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आई कि वो जाकर उन लोगों की हेल्प कर सके। आगे 20 साल का लीप आ जाता है तो हमारी फीमेल लीड दाव बड़ी हो जाती है और उसके ऊपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके जो चाचा होते हैं वो एक नंबर के जुआरी होते हैं, उनसे कोई काम धाम तो हुआ नहीं जाता बल्कि वो दाव के पैसे चोरी करके जुआ खेलते हैं और बेचारी दाव को हमेशा इन सब की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। और दाव की छोटी बहन फा जो कि अभी पढ़ाई कर रही होती है, पर वो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करती है और दाव ने अपनी फा को और वो हमेशा अपनी बहन को सब काम में सपोर्ट करती है और फा ने बस अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी होती है, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई होती है और जिम्मेदारी की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाने के पीछे ध्यान देना पड़ा होता है। पर वो इन सब की वजह से कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती बल्कि खुश रहने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पापा ने उसे सिखाया था कि दुख के बाद हमेशा सुख आता है और बेचारी दाव उसी सुख का इंतजार करते करते अपनी लाइफ जी रही होती है। आगे दाव का एक कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है कि तभी एक बच्चे का रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला होता है वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि किम हान की होती है। तो यहाँ पर दाव और किम हान की पहली मुलाकात होती है और उनकी पहली मुलाकात ही झगड़े से स्टार्ट होती है। यहाँ पर दाव किम हान पर भड़कती है कि वो इस तरह तेज गाड़ी क्यों चला रहा था, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो किम हान कहता है, मैं अच्छे से ही गाड़ी चला रहा था, ये बच्चा बीच में आ गया। और यहाँ पर किम हान खुद को राइट प्रूफ करके वहाँ से जाने लगता है। तो दाव कहती है, तुमने अभी तक बच्चे को सॉरी नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी वजह से इसका एक्सीडेंट होने वाला था। तो किम हान यहाँ पर दाव को गलत समझ लेता और उसे लगता है कि ये दोनों मिलकर उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किम हान कहता है, मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ पर पैसे ऐंठने के लिए ये सारे धंधे चला रहे हो ना, एक मिनट रुको। और यहाँ पर किम हान उन लोगों की कीमत लगाने लगता है, तो वो बच्चा पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर किम हान दाव को भी बोलता है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो दाव कहती है, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती, पर ये बात तुम्हें नहीं समझ आएगी और वैसे भी मैं तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिलना चाहती, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। और दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो किम हान ये सब देखकर देखता ही रह जाता है। आगे दाव अपने इंटरव्यू पर बहुत ही लेट पहुँचती है, तो यहाँ पर सिरी उसे इंटरव्यू देने से मना करती है क्योंकि इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया होता है। तो यहाँ पर दाव सिरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका इंटरव्यू ले ले और उसे एक मौका दे, पर सिरी अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकती कि तभी उधर से किम हान की एंट्री होती है और वो जब दाव को देखता है तो वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे ना इस जन्म में ना अगले जन्म में मिलना चाहती हो, पर हमारी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी, मैंने
सोचा नहीं था। और यहाँ पर किम हान सरी को कहता है कि मैं इसका इंटरव्यू खुद लेना चाहता हूँ, इसे मेरे ऑफिस भेजो। आगे किम हान दाओ का इंटरव्यू लेता है और यहाँ पर दाओ से बहुत ही टफ सवाल पूछता है। तो दाओ समझ जाती है कि यहाँ पर किम हान उससे सुबह का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दाओ डायरेक्टली कह भी देती है कि तुम मुझसे सुबह का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो ना। तो किम हान कहता है मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर सकूं, क्योंकि तुम होटल में काम करने वाली हो और होटल में पेशेंस बहुत ही जरूरी है। तो दाओ यहाँ पर पूरे पेशेंस के साथ सारे सवालों का जवाब देती है और किम हान से कहती है मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो किम हान कहता है हाँ तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, बस तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू खत्म। तो दाओ कहती है वो क्या है। तो किम हान कहता है क्या पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो दाओ समझ जाती है कि ये सुबह की बातों को लेकर ही उसे टॉन्ट मार रहा है। तो यहाँ पर दाओ कहती है पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो किम हान कहता है ऐसा क्या है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सब कुछ तो पैसों से खरीदा जा सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाती और तुम्हारी फैमिली को इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं होती और तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहती। तो दाओ कहती है पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे हो लेकिन आपके पास खुशियाँ नहीं है। और दाओ यहाँ पर किम हान को ऐसी बातें बोलती है जिससे किम हान का पूरी तरह से मुंह बंद हो जाता है और दाओ वहाँ से चली जाती है। आगे दाओ इंटरव्यू देकर बाहर तो निकल जाती है पर उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है कि उसने किम हान के साथ ऐसी बातें क्यों की। अगर उसने ऐसी बातें नहीं की होती तो शायद उसे आज ये जॉब मिल जाती। और बेचारी इसी बात को सोच कर पछता रही होती है कि तभी उधर से फा आती है और अपनी बहन से पूछती है कि दीदी क्या आपको जॉब मिल गई। तो उसे बताती है कि नहीं उसे जॉब नहीं मिली। तो फा यहाँ पर अपनी बहन को सपोर्ट करती है और कहती है दीदी हमारे घर में पैसों की बहुत ही तंगी चल रही है, मुझे लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए। तो यहाँ पर दाओ फा को काम करने से मना करती है और कहती है बहुत जल्द तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुम काम करना, उससे पहले काम करने के बारे में सोचना भी मत और पैसों की तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगी। तो फा कहती है ठीक है दीदी चलो घर चलते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आगे वो लोग जैसे ही घर जाते हैं तो वहाँ पर उसके चाचा फिर से दाओ के पैसे चुरा रहे होते हैं जुए खेलने के लिए। तो यहाँ पर वो दोनों बहनें अपने चाचा को रोकती है पर उसके चाचा उसकी एक बात भी नहीं सुनते और पैसे चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो बेचारी दाओ पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसने वो पैसे फा के ट्यूशन फी के लिए रखे होते हैं। तो फा कहती है ये अंकल हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हम पैसे जमा करके रखते हैं और ये हमेशा हमारे पैसे चोरी करके भाग जाते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये हमारे चाचा हैं भी या नहीं। अगर ये सच में हमारे चाचा होते तो हमारा ख्याल रखते, ना कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी करते। तो दाओ कहती है फा प्लीज जाने दो, चलो खाना खाते, तुम्हें भूक लगी है ना। आगे दाओ खाना खाने लगती है तो वो अपनी बहन को भी कहती है खाना खाने के लिए, पर दाओ खाना खाने से मना कर देती है और वो बहाना बनाने लगती है क्योंकि दाओ को पैसों की टेंशन हो रही होती है और उसके पास जॉब भी नहीं होता जिससे वो पैसे कमा सके। इधर किम हान लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ा रहा होता है और लड़कियां ये समझती है कि किम हान उससे प्यार करता है इसलिए उसके साथ है, पर किम हान किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता बल्कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और खुद को पूरा करने के लिए और खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए बस उनके साथ टाइम पास करता है। पर उनकी कीमत उन लोगों को वो दे भी देता है, पर लड़कियां उसे अपना प्यार समझ लेती है। आगे तेज ऑफिस से घर आता है तो यहाँ पर शशि उसे पैम्पर करती है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। तो यहाँ पर तेज शशि के सूप की बहुत ही तारीफ करता है कि तभी उधर से तवान आती है और वो कहती है इनके हाथों में तो जादू होगा ही, क्योंकि इसी जादू से तो उन्होंने आपको पटाया है और इस घर की मालकिन बनकर मेरी मॉम की जगह ली है। तो तेज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो तवान को डांटने लगता है और वो कहता है ये तुम्हारी मॉम है, इससे तमीज से बात करो। तो तवान कहती है ये मेरी मॉम नहीं है बल्कि आपकी दूसरी बीवी है जो घर में आते ही हमारी खुशियों को खा गई। तो तेज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन शशि उसे शांत रहने को कहती है। तो यहाँ पर तेज तवान को कहता है तुमने अपने गर्दन पर क्या बनाया है, तुमने टैटू बनाया है क्या अच्छे घराने की लड़कियां इस तरह की हरकतें करती है। तो तवान कहती है वो क्या है ना, अच्छे घराने की लड़कियों के पास उसके डैड होते हैं पर मेरे पास मेरे डैड होकर भी नहीं है, जिस वजह से मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटी में बहस हो जाती है और तवान रोते हुए बाहर चली जाती है और भगवान से पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसके पापा उससे प्यार नहीं करते बल्कि उसे गैरों की तरह ट्रीट करते हैं। आगे किम हान घर आता है तो घर आते ही उसकी लड़ाई उसके पापा से हो जाती है क्योंकि उसके पापा को लगता है कि किम हान एक नालायक है जो बस उनके पैसों को बर्बाद कर रहा है लड़कियों के साथ अय्यासियां करके। और यहाँ पर किम हान के पापा अपने पैसों का धोस जमाते हैं तो किम हान भी पीछे नहीं हटता और वो कहता कि आज आप जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं वो सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है, अगर मेरी माँ ने आपका साथ नहीं दिया होता तो आज आप इस मुकाम पर खड़े नहीं होते।
लेकिन आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया, आपने उनके साथ धोखा किया और दूसरी औरत को उनकी जगह पर इस घर में लेकर आ गए। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में फिर से लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर तेज अपने बेटे से प्यार से बात करने के बजाय उल्टा उससे डांट फटकार कर बात करता है, क्योंकि तेज ने कभी भी अपने बेटे और बेटियों पर प्यार लुटाया ही नहीं होता और ना ही कभी उनसे प्यार से बात की होती है, जिस वजह से वो लोग आज इस तरह के बन गए होते हैं। आगे की मान अपने रूम के बाथरूम में जाता है और वहाँ जाकर नल चलाकर खूब रोता है और सोचता है कि आखिरकार उसके पापा उसे इस तरह ट्रीट क्यों करते हैं, उस पर प्यार क्यों नहीं लुटाते। अगले दिन दाव फिर से जॉब ढूंढने के लिए जाती है और हर जगह इंटरव्यू देती है, पर वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं होती। दूसरी तरफ की महान दाव को इस तरह जॉब ढूंढते हुए देख लेता है, तो यहाँ पर वो उसकी हेल्प करता है और उसे अपने होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाता है। आगे दाव की महान के होटल में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो यहाँ पर सिरी दाव का बहुत ही कड़ा टेस्ट लेती है और दाव को कहती है तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम्हें इस जॉब को पाने के लिए 3 टेस्ट देने होंगे। अगर तुम इन तीनों टेस्ट में पास हो गई तो तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर दाव उनके सारे टेस्ट में खड़ी उतरती है और सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से देती है, जिस वजह से सिरी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। और इधर की महान भी दाव की इंटरव्यू देख रहा होता है और वो भी दाव के ऐसे परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि दाव सच में बहुत ही टैलेंटेड होती है और उसकी यही बात की महान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेल दाव यहाँ पर 2 टेस्ट में पास तो हो जाती है, पर अभी भी एक टेस्ट होता है जिसमें उसे पास होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसमें वो पास नहीं होगी तो उसे ये जॉब नहीं मिलेगी और ये टेस्ट कोई और नहीं बल्कि कि महान लेने वाला होता है। अगले दिन दाव की महान के पास तो वो टेस्ट देने के लिए जाती है, तो कि महान भी यहाँ पर दाव से बहुत ही टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है और उसे बहुत ही मुश्किल वाला टास्क देता है, लेकिन दाव बहुत ही प्यार और आराम से उस टास्क को भी कंप्लीट कर लेती है और दाव को ये जॉब मिल जाती है। तो दाव जॉब को पाकर बहुत ही खुश होती है और वो एक्साइटमेंट के मारे जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी चप्पल टूट जाती है। तो की महान जब दाव की ऐसी हालत देखता है तो वो सीरी से कहलवा कर दाव को कुछ पैसे देता है ताकि वो अच्छे और प्रॉपर तरीके से होटल पर काम कर सके। तो दाव अपना एडवांस चेक पाकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इन पैसों से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे इधर दाव होटल से बाहर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक प्यारी सी बिल्ली मिल जाती है, तो वो उस पर प्यार लुटाने लगती है कि तभी उधर से की महान भी आ जाता है और वो दाव को जब ऐसे करते हुए देखता है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है, क्योंकि उसकी मॉम भी इसी तरह बिल्ली से प्यार क्या करती थी जैसे अभी दाव कर रही होती है। कि तभी उधर से की महान दाव के पास आता है और कहता है तुम्हें भी बिल्लियां बहुत ही पसंद है, मेरी मॉम को भी बिल्लियां बहुत ही पसंद थी, वो हमेशा उन्हें प्यार से अपने पास बुला लिया करती थी, तो वो हमेशा आ जाती थी, लेकिन जब मैं ट्राई करता था तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आती थी। तो दाव कहती है बिल्लियों को बस प्यार और अटेंशन की जरूरत होती है, अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला बंदा उससे प्यार कर रहा है तो वो उनसे प्यार करती है। तो यहाँ पर की महान भी बिल्ली को छूने की कोशिश करता है, पर उसके छूते ही बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। तो की महान कहती है देखो मैंने भी इसे प्यार से छुआ लेकिन ये भाग गई। तो दाव कहती है आपने उसे प्यार से नहीं छुआ इसलिए वो भाग गई, क्योंकि आपको अभी तक प्यार करना आया ही नहीं है, आप बस प्यार करने का दिखावा करते हैं। और ये बात वो बिल्ली समझ गई इसलिए वो भाग गई, इसलिए पहले प्यार करना सीखिए उसके बाद ही वो आपके पास वापस आई, इसलिए पहले प्यार करना सीखिए तभी वो आपके पास आएगी। और दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दाव घर जाती है और अपनी बहन को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है। ये बात जानकर तो फाके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जब ये बात उसके चाचा को पता चलती है तो यहाँ पर उसके चाचा अपना ही फायदा निकालने में रहते हैं ताकि वो दाव से फिर पैसे उधार लेकर उससे जुआ खेल सके। पर यहाँ पर वह अपने चाचा की एक भी चलने नहीं देती बल्कि उनका खटिया खड़ा कर देती है। तो यहाँ पर उसके चाचा भी फा के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह से परेशान रहते हैं, क्योंकि फा यहाँ पर अपने चाचा के अकल को ठिकाने लगाती है, क्योंकि वो दाव की तरह सीधी गाय नहीं बल्कि शेरनी है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने में माहिर है, चाहे वो उसका खुद का परिवार ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ तेज की महान को बताता है कि वो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम करने वाला है। ये बात जानकर तो कि महान को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो कहता है आप अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाजायज बेटे को देना चाहते हैं, जबकि इन सब पर मेरा हक है, क्योंकि इस होटल में मेरी मॉम ने भी अपना खून पसीना बहाया है और उन्हीं की वजह से ये होटल आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है। तो इस होटल पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, ना कि आपके नाजायज बेटे का। और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती है और यहाँ पर तेज कहता है मेरा छोटा बेटा तुमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि उसमें समझदारी है, उसमें बिजनेस करने का हुनर है, लेकिन तुम में क्या है, तुम तो बस लड़कियों के साथ अय्यासियां करते हो और उनके पीछे पैसे लुटाते हो, काम पर तो तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो मैं तुम जैसे नालायक पर अपने इतने बड़े बिजनेस का भार क्यों सौंपूं, जबकि मुझे पता है कि तुम इसे एक दिन डुबा दोगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने जायदाद का आधा हिस्सा पृथ्वी के नाम कर दूंगा और कंपनी का भी। तो ईमान ये सारी बातें सुनकर गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी मॉम की फोटो को देखकर अपनी मॉम को याद करता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तेज अपनी वाइफ को छोड़कर जा
जा रहा होता है अपनी मिस्ट्रेस शशि के पास और वो किम हान की मॉम को तलाक देने वाला भी होता है। पर किम हान की मॉम ये नहीं चाहती, इसलिए वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसके 2 बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर वो दोनों अलग हो गए। पर तेज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पर तो वो किम हान के वजूद पर सवाल उठाने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि किम हान उसका बेटा नहीं है। तो किम हान की नानी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम दोनों की शादी के लिए हामी इसलिए भरी थी क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर वो तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे आदमी से कभी भी नहीं करती। और तुम्हें अपने ही बच्चे के वजूद पर शक हो रहा है, अगर तुम्हें किम हान पर शक है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो ना, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा बेटा है या नहीं। तो तेज जब ये सारी बातें सुनता है उसका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर किम हान की मॉम के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। उन लोगों को छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस के पास चला जाता है और उनके छोड़ जाने के बाद ही किम हान की मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उनकी मौत हो जाती है। तो किम हान जब ये सारी बातें याद करता है तो उसे अपने बाप पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बाप उसे अपना बेटा नहीं समझता बल्कि अपने नाजायज बेटे पृथ्वी को अपना बेटा समझता है, इसलिए तो वो उसे अपना आधा जायदाद देने वाला है।